हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 19 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन कम्युनिकेशन पार्ट 2। आज ये इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 है बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुका हूँ। सो मेक श्योर आप उस क्लास को भी देखिए। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पीवाईक्यूज रहेंगे आपके 2019 से 25 के बीच में पूछे गए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए बिकॉज ये जो क्लास है इससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज इन द सेंस कि देखो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होते हैं बट उसी सेम टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरीके के टॉपिक के ऊपर मैं आपको पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ जिसके ऊपर बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है बिकॉज यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। हमने करंट अफेयर्स अभी कुछ टाइम पहले कवर करवाए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसमें हमने हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट या आईसीटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको डिस्कस किए थे। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो, इस चैनल पे विजिट करके भी इस सीरीज को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर के। ओके, तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन जो है वो आपका संचार का प्रकार नहीं है। ये आपकी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ था। तो गाइस देखो फर्स्ट ऑप्शन है वर्बल, देन नॉन वर्बल, देन सिंबॉलिक, देन रिफ्लेक्टिव। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल भी होती है और सिंबॉलिक भी होती है जिसमें सिंबल का यूज करके हम चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, बट रिफ्लेक्टिव नहीं होती है ना, चिंतनशील। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जो है फोर्थ ऑप्शन इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो रिफ्लेक्टिव इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि वर्बल, नॉन वर्बल एंड सिंबॉलिक जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस डिकोडिंग। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है गाइस। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को दोबारा से, क्योंकि कोडिंग, डिकोडिंग, जो इनकोडिंग और डिकोडिंग जो होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके कम्युनिकेशन टॉपिक को लेकर के। सो यहाँ पर डिकोडिंग का पूछा गया है, दैट इसका क्या मतलब है। सो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या तात्पर्य है। जनरेटिंग द मैसेज, सेंडिंग द मैसेज, इंटरप्रेटिंग द मैसेज एंड रिसीविंग द मैसेज। देखो गाइस सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस डिकोडिंग में क्या होता है, डिकोडिंग में हम मैसेज को डिकोड कर रहे होते हैं। सो सिंपल सा आंसर गाइस इसका क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटिंग द मैसेज। मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना और उसको डिकोड करना है ना। और जब हम स्टार्ट करते हैं तब जनरेटिंग द मैसेज होता है, उस केस में हम उसको इनकोड कर रहे होते हैं, वो इनकोडिंग वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिकोडिंग पूछा गया था, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो हमें मैसेज रिसीव हुआ है उसको हम डिकोड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस मैसेज को। सो डिकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर द रिसीवर इंटरप्रेट द सेंडर मैसेज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में बाधा निम्न में से क्या है। तो वैसे देखो मैं आपको आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के एंड में कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए। आप अपने मन में क्वेश्चन का आंसर करते रहो और काउंट करते रहना, वीडियो को बाद में बताना जरूर कमेंट करके। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि सभी स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है। हो सकता है कोई 10 में से 3 स्कोर कर रहा हो सकता है कोई 10 में से 10 स्कोर कर रहा हो, तो पता तो चले कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इनकी ज्यादा और कम स्कोर कर पा रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं अपना स्कोर और ईमानदारी से बताएं, ज्यादा कम ना करें। सो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा से 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में और इनफैक्ट ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि इसमें से जो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या है। फीडबैक तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है, चैनल भी उसी का पार्ट है, इनकोडिंग भी उसी का पार्ट है। जो नॉइस है वो एक बैरियर उत्पन्न कर देता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करता है, तो बाधा बन जाता है शोर, है ना। सो जो नॉइस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नॉइस डिस्टर्ब कर देता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को एंड इज ए कॉमन बैरियर, कॉमन एंड पॉपुलर बैरियर भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें से क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है। सेंडर, मैसेज, लिसनर और इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस देखो इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखो गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन का आई डोंट नो किस तरीके से इन्होंने डाल दिया था आपके एग्जाम में, लेकिन आई थिंक ये 2018-19 के आसपास का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिंपल सी बात पूछी गई थी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताना है कि जो इसका पार्ट नहीं है।
तो सेंडर तो कम्युनिकेशन का पार्ट होता ही है, मैसेज तो भेजा ही जाना है, लिसनर भी होना चाहिए तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ही ऑप्शन दे दिया है। तो कुछ इस तरह के कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अमौखिक संचार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं वो बताना है। सो फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल की बात की जा रही है, याद रखना, अमौखिक, तो नॉन वर्बल में हाँ फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जेस्चर भी होते हैं, टोन ऑफ वॉइस भी होती है, रिटन वर्ड्स नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन वर्बल की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है लिखे हुए शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। सो 5 में से 5 आई होप आपके सही जो आंसर है वो बन गए होंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन के कितने स्टूडेंट्स राइट आंसर कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिमेंटिक नॉइस इन कम्युनिकेशन, संचार में सामंतिक शोर सिमेंटिक नॉइस को सबसे अच्छा कौन वर्णित करता है। लाउड बैकग्राउंड साउंड, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, पुअर नेटवर्क कनेक्शन या फिर विजुअल डिस्ट्रैक्शन। देखो जब भी सिमेंटिक बैरियर की बात आती है, सिमेंटिक नॉइस की बात आती है स्पेशली, तो उस केस में मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स ही इसका राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब ये सिमेंटिक नॉइस होती क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। सो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमेंटिक नॉइस इज कॉज्ड बाय कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को की वजह से कंफ्यूजन हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको, देन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग सिमेंटिक नॉइस कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर कह सकते हो। सिमेंटिक नॉइस इज इन सिमेंटिक नॉइस इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन ड्यू टू लैंग्वेज सिंबल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल इंटरप्रिटेशन और अनफेमिलियर टू देयर लिस्नर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है लैंग्वेज की वजह से, सिंबल की वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से गलत मतलब निकल जाता है, मतलब जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, जो मीनिंग निकाली गई है वो गलत निकल गई है ना। सो गलत साइन यूज कर लिया, गलत सिंबल या गलत तरीके से उनको इंटरप्रेट कर दिया गया, लीडिंग टू पोटेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब यहाँ पर जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास संदेश में इस्तेमाल किए गए शब्दों, प्रतीकों या संकेतों के अलग अलग अर्थ या व्याख्याएं होती हैं जिससे संभावित गलत व्याख्याएं होती हैं, तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेंटिक नॉइस कह सकते हैं। मतलब गलत व्याख्या कर दी गई, जो मैसेज भेजा गया था उसकी मीनिंग ही गलत निकाल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्प्स इन, संचार में प्रतिपुष्टि किसमें सहायक होती है। फीडबैक क्या हेल्प करता है, इंक्रीज नॉइस इंक्रीज करने में, क्लैरिफाइंग मैसेज करने में, ब्लॉकिंग द मैसेज में, या फिर मेकिंग कम्युनिकेशन ऑन वन वे। तो गाइस बताओ, सोचो क्या राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा क्लैरिफाइंग द मैसेज। हमेशा फीडबैक जो है हेल्प करता है मैसेज को क्लैरिफाई करने में कि जो मैसेज भेजा गया था कम्युनिकेशन के थ्रू उसका राइट आंसर क्या होगा। सो क्लैरिफाइंग द मैसेज इंश्योर्स फीडबैक इंश्योर्स द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली। तो जब आप फीडबैक, जब आपने सपोज कॉल किया, कॉल करने के बाद आपने बोला कि क्या आप ठीक हैं, तो जब आपने उनका रिप्लाई सुन लिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट जो मतलब कैंडिडेट है उसका फीडबैक आपको देखने को मिल गया है ना। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फीडबैक, जब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं फीडबैक के थ्रू, वो दोबारा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन ऑफ थॉट्स इनटू लैंग्वेज इज कॉल्ड, वह संचार विधि जिसमें विचारों का भाषा में रूपांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन है डिकोडिंग, फीडबैक, इनकोडिंग और चैनल। कितना इजी क्वेश्चन है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन ऑफ थॉट्स इनटू लैंग्वेज, मतलब आप अपने थॉट्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेज रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। इस प्रोसेस को सिंपल है, इनकोडिंग कहा जाएगा। जब आप मैसेज को, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डिकोडिंग की जाती है, मतलब मैसेज को समझा जाता है तो डिकोडिंग होती है, और जब आप थॉट्स को अपने शब्दों में बनाते हो, मतलब एज ए मैसेज जब आप क्रिएट करते हो, उसको इनकोडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दैट इज इनकोडिंग। आई होप आपने इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर किया होगा, है ना। सो इनकोडिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेबल मैसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की 7 C's होते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 C's आपको अच्छे से याद कर लेनी, बिकॉज इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बना है, रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बना है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा अभी, उसको भी अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ पर 7 C's बताना कि कौन सा इसमें नहीं है। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्लैरिटी। तो एक जो क्वेश्चन, जो आपका मैसेज है वो उसमें पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जटिलता मैसेज में अच्छी बात नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी मैसेज में होना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देखो 7 C's में एक बार समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। द रियल 7 C's इंक्लूड, अब इनको याद कर लो अच्छे से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लैरिटी इसमें एक 7 C's में से, कंसाइजनेस है, कॉन्क्रीटनेस है, करेक्टनेस है, कंसिडरेशन है, कंप्लीटनेस एंड कर्टेसी है। तो ये 7 C's जो कि आपको याद रखने हैं। ये 7 C's होने पे जो कम्युनिकेशन है वो और अच्छे से हो पाती है, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन हो पाती है, प्रभावी संचार हो पाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द ग्रेटेस्ट चैलेंज। कक्षा में संचार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? संचार की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है क्लासरूम में? क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर भी गाइस बार बार क्वेश्चन बनते हैं आपके। अभी देखेंगे 2025 में जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो गाइस इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसमें आपका नॉइस आउटसाइड हो गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, फिर स्टूडेंट डिसिप्लिन हो गया। मतलब अगर क्लास के बाहर हल्ला हो रहा है, यहाँ क्लास ले रहे हो आप और यहाँ डीजे बज रहा है पास में थोड़ा सा दूर, या बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो एक प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट चैलेंज है क्लास के लिए, या फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटेस्ट चैलेंज हो सकता है, फिर लैंग्वेज बैरियर है, फिर स्टूडेंट डिसिप्लिन। सोचो राइट आंसर क्या होगा, सोच के बताओ, फटाफट से सोचो। एक बार हिंदी में मैं दिखा देता हूँ। बाहर का शोर, क्लास के बाहर का शोर, तकनीक का उपयोग, भाषा संबंधी बाधाएं, या फिर विद्यार्थियों का अनुशासन। क्या एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? तो गाइस देखो अभी ये 10वां क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 10 में से आपने कितने सही क्वेश्चन किए। ईमानदारी से बताना कमेंट करके, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उसी से हमें आइडिया लगेगा कि आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर कैसी चल रही है ना। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज बैरियर। क्लासरूम में अगर आपके 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और आप इंग्लिश में ही पढ़ाने गए हो, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो। तो लैंग्वेज बैरियर जो है एक बड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी वजह से क्लासरूम में इस चीज को देख के समझ के पढ़ाना चाहिए कि क्लासरूम में किस तरह की लैंग्वेज को बच्चे समझ पा रहे हैं और किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं ना। इस चीज को ध्यान में रख करके ही आपको पढ़ाना होता है। सो लैंग्वेज डिफरेंस ऑफन हिंडर अंडरस्टैंडिंग इन डाइवर्स क्लासरूम सेटिंग। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार रिपीटेड मोड में क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बने। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और अपना फीडबैक देके जाओ कमेंट सेक्शन में। हमारा देखो एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेट क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे देखेंगे लास्ट बैच के 99.98 99.71 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है हमसे पढ़ के। तो यहाँ पर इस बचे हुए टाइम में आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो, बचे हुए टाइम में कंप्लीट तरीके से रिविजन कर सकते हो अच्छे से। पेपर 1 का हमने एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया जिसकी फीस ओनली 999 रखी गई फॉर स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर 15 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, 5 स्लॉट खाली हैं। अगर आप चाहते हैं इस मिनिमम फीस में प्रिपरेशन हो जाए आपकी, तो आप इनरोल कर सकते हैं इस मिनिमम फीस में। यहाँ पर कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट लैंग्वेज में बायलिंगुअल होगी, पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा पेपर 1 का एक 1 मंथ वाला कोर्स भी चल रहा है जिसकी भी 1499 रखी हुई है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसमें जो 1499 वाला कोर्स है इसमें आपको 100 मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ 100 मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जो जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आप थोड़ा सा फीस एक्स्ट्रा पे करके मॉक टेस्ट वाला इनरोल कर सकते हैं। रिकमेंडेड कोर्स हमारी तरफ से भी 1499 वाला। इसके अलावा गाइस देखो पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो इसके आप 6 मंथ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जो कि दिसंबर 2025 के लिए आपकी काफी हेल्प करेंगे। प्लस अगर दिसंबर 2025 एग्जाम सीरियसली देना चाहते हो तो ऐसे में आप 6 मंथ इनरोल करेंगे, तो ये वाला जो एग्जाम आने वाला जून में, इसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी इस कोर्स से। प्लस दिसंबर वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं।
करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, ताकि प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए सभी की और सब तक ये वीडियो पहुंच पाए। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स।